नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट प्लेसेस पहले से डेवलप्ड हैं या पहले से एक्नॉलेज्ड हैं, उनको और डेवलप करने के लिए सरकार के प्रयास रहते हैं। अन्य कई लोग सामने आते हैं, वहाँ पे और नए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सामने लाते हैं। पर वैसे प्लेसेस जो कि अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हैं या लोगों की पहुँच से दूर हैं, वैसे प्लेसेस को डिस्कवर करके वहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करना और साथ ही साथ वहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उत्पन्न करना, ऐसा प्रयास अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने ला रहा है आज के समय में, तो हमारे लिए ये बहुत ही अनोखी पहल नज़र आती है। तो देर नहीं करते हुए हम आपको मिलवाते हैं वाव जिंदगी के फाउंडर रवि रंजन सिंह जी से। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा मुझे आज आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बुलाया। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वाव जिंदगी का क्या कंसेप्ट है और वाव जिंदगी किस तरीके से लोगों को सर्व कर रही है। वाव ज़िंदगी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है मैम कि हम लोग उन जगहों को चिन्हित करते हैं जहाँ पे अभी तक पहुँच बहुत कम है लोगों की, और वहाँ का कुछ भी लोकल, या तो वहाँ का प्रोडक्ट या वहाँ के कल्चर ट्रेडिशन, वहाँ का कुछ भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग ग्लोबलाइज कर सकते हैं। उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में एक गांव को चिन्हित करते हैं। उस गांव में करीब 20 घरों को हम लोग होम स्टे के तौर पे डेवलप करते हैं। एक सेंट्रलाइज किचन बनाते हैं जहां से वहां पे रुकने वाले सारे टूरिस्ट्स को खाना दिया जाता है, और वहाँ पे एक स्टॉल का हम लोगों ने सिस्टम रखा हुआ है। जब टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ पे 3 या 5 दिन जब रुकेंगे तो वो सारी एक्टिविटी जो करते हैं उसमें वो स्टॉल भ्रमण करते हैं, वहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं, वहाँ का लोकल ट्रेडिशन, वहाँ के लोकल कल्चर में वो इन्वॉल्व होते हैं और उन सारी चीज़ों का अनुभव ले पाते हैं। तो रवि जी, आप ये करते कैसे हैं? अलग अलग ऐसे प्लेसेस जो कि अभी तक टूरिस्ट ने या आम लोगों ने डिस्कवर नहीं किए हैं, उन प्लेसेस को डिस्कवर करना और उन प्लेसेस को एक टूरिज्म के फॉर्म में इस्टेब्लिश करना, ये आप कैसे करते हैं? एकदम सिंपल सा है मैम। इसके लिए हम संबंधित विभाग के जो डीसी होते हैं संबंधित ज़िले के, हम लोग पहले उनको कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद उनके थ्रू हमें रिसोर्सेज और कांटेक्ट्स मिलते हैं वहाँ के गाँवों के। उनके पास ये डिटेल्स होती हैं कि उस गांव में फ़लाने जगह पे ये चीज़ है जिसको ग्लोबलाइज किया जा सकता है। फिर हम लोग उस गांव के मुखिया या सरपंच या वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं उनको जा कर के मिलते हैं, उनको अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि अगर ये इसको आपके गांव में स्टार्ट किया जाता है तो आपके गांव में न सिर्फ आय के स्रोत और माध्यम बढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पे रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, और गवर्नमेंट का यहाँ पे जैसे रोड है, सड़क है, पानी है, बिजली है, ये सब की सुविधाएं भी वहाँ पे बढ़ेंगी। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग उनको पहले कन्विंस करते हैं, फिर उनकी सहयोग से हम वहाँ पे इन सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं। उनके सहयोग से आप वहाँ पे इन सारी चीज़ों को डेवलप करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें किसी ऐसी जगह की जो ग्रामीण इलाके में स्थित है, उस जगह में ऐसे संसाधनों को उपलब्ध करा पाना, वहाँ के आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की तरफ खींच कर लाना, ये कैसे, किस प्रकार से आप इसको ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ों को? जैसे मान लीजिए कि आपने कोई जगह ढूंढी या देखी और आपको लगा कि ये टूरिज्म में इस्टेब्लिश हो सकता है, तो उस जगह को देखने के बाद आगे के आपके क्या स्टेप्स रहते हैं? हमारा एकदम सिंपल है मैम। हम लोग उस जगह को जैसे ही चिन्हित करते हैं, उसके बाद उस गांव के जो मुखिया या जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनको हम लोग अपने साथ शामिल करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि आपके गांव का डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है आप उसके साथ साथ आप लोगों की आमदनी बढ़ेगी। वो खुद ही इस चीज़ के लिए बाकी के गाँव वालों से मिलाते हैं। हम फिर उनको अपना प्रपोजल समझाते हैं कि आपके यहाँ जब बाहर से गेस्ट आएंगे तो कैसे रुकेंगे, उनको क्या खाना सर्व करना है, कैसे उनके साथ ट्रीट करना है। उसकी बाकायदा एक ट्रेनिंग सेशन भी होती है जो हम लोग वहाँ पे देते हैं। वहाँ पे लोकल टूरिस्ट होते हैं उनके, जो वहाँ पे उनको लेकर के साथ में जाते हैं। तो इस तरह के वहीं के लोकल्स को हम लोग वो काम देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ के बारे में पता होता है बेहतर तरीके से। टूरिस्ट प्लेस को स्टैब्लिश करने के साथ साथ वहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना, वहाँ के लोकल जो भी खास चीज़ें हैं, खास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, उसको प्रचलन में लाना, ये काम आप कैसे कर रहे हैं? जैसे हमारे झारखंड में एक डोकरा आर्ट है, डोकरा आर्ट के बारे में आपने सुना होगा। तो डोकरा आर्ट जो है वो
हम लोग बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको अगर हम ग्लोबलाइज करें, बाहर भी अभी इसका निर्यात शुरू हो चुका है। बाहर के देशों में इसका डिमांड बहुत है, बहुत जगह पे ये ट्रॉफ़ी वगैरह के तौर पे दिया जाता है, बहुत जगह पे ये सम्मान स्वरूप दिया जाता है या गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। लेकिन जहाँ पे ये बनता है वहाँ पे पहुँच अभी भी लोगों की कम है। वहाँ पे किस तरह से चीज़ें बनती हैं, कैसे वो प्रोसेस होता है और कैसे मार्केट तक आता है, वो मार्केट तक आते आते उसकी कीमत जब हम उससे ख़रीदते हैं, मान लीजिए बाहर का जो वेंडर होता है उनसे ख़रीदता है, जो 50 रुपए की चीज़ है वो जब बेचता है तो वो 500 रुपये में बेचता है, लेकिन वो 50 रुपया उस जिसने बनाया उसको तो सिर्फ 50 ही रुपये मिले ना। हम ये काम करते हैं कि हम डायरेक्ट कस्टमर को वहीं ले जा रहे हैं, एंड कस्टमर को या लोगों को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ताकि वो 500 का प्रोडक्ट जो है जो मार्केट में उनको मिल रहा है वो वहाँ पे लोकल उसको 50 की जगह कम से कम 300-400 रुपये तो मिले। इनको भी 100 रुपये का फ़ायदा होता है, उनको भी 200-300 रुपये का फ़ायदा होता है। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग अलाइन करते हैं। और कुछ भी जो आपके इस कंसेप्ट में शामिल है? जी हाँ, इस कॉन्सेप्ट में हमने एक चीज़ और रखा है, इसमें हम लोग वेलनेस टूरिज़्म को भी फोकस करके चल रहे हैं। वेलनेस टूरिज्म किस प्रकार से? वेलनेस टूरिज़्म में मैम हम लोग ये करते हैं कि जो रिसोर्ट्स हैं, जो इस तरह के मड हाउसेस वगैरह होते हैं, उनके साथ एक एग्रीमेंट हमारा होता है और हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, इन सारी चीज़ों का पूरा पैकेज होता है 3 दिन या 5 दिन का। और हमारी टीम वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उनको पूरी तरह से वो 3 या 5 दिन का पूरा सेशन उस आयुर्वेदा और खाने के मेन्यू के हिसाब से ही सारा कुछ करना होता है। सुबह उठ के उनको प्राणायाम या योगा करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, फिर इतने बजे से इतने बजे तक वो ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, इतने बजे से इतने, मतलब वो पूरा शेड्यूल उसी हिसाब से प्लान होता है, जिसमें सारी वेलनेस की फैसिलिटीज़ होती हैं। मतलब जैसे हम लोग एक थेरेपी सेंटर में जाते जी, हैं जी, और जी। वो आउटसाइड द सिटी लोकेटेड होता है, जी, नेचर प्राकृतिक, जी प्राकृतिक जगहों पे हम लोग उसको चुनते हैं। जी, उसी तरीके से आप एक प्राकृतिक जगह पे इन सारी एक्टिविटीज़ को चुनते हैं ताकि वो एक वेलनेस का फॉर्म ले सके जी, किसी भी टूरिस्ट के लिए। जी। रवि जी, अगर हम बात करें किसी भी टूरिस्ट जो आता है, तो आप टूरिस्ट के बीच अपने इस कंसेप्ट को कैसे रखते हैं? किस प्रकार से आप उनके बीच इस चीज़ को प्रचलन में लाते हैं कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्टेंट है जिसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं? अभी के लिए हमारा जो अप्रोच ऑफ कस्टमर है या क्लाइंट है, वो हम लोग यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो पहले से बने हुए इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोग अप्रोच करते हैं। उनके पास जाते हैं, हम बताते हैं हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप अपने यहाँ के जो स्टाफ या लोग हैं उनको आप हमारे साथ कुछ दिनों के लिए भेजिए। वो वहाँ पे जा कर के जो अनुभव करेंगे, उसके बाद जो वो फील करेंगे, उसके बाद वो खुद ही हमें आगे प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग टारगेटेड ऑडियंस पे काम कर रहे हैं, मतलब सेक्टर ओरिएंटेड B2B पे काम कर रहे हैं। टारगेट ऑडियंस की अगर बात करें तो आपकी टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट्स इस कंसेप्ट को लेकर कौन कौन से लोग या सेक्टर्स रहते हैं? मैम, इसमें 18 से 35 साल के एज ग्रुप के लोग ज़्यादा रहते हैं। और हम लोग अभी जिस पे काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर फोकस यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे बल्क में हमें टीम मिल सकती है, ज़्यादातर ग्रुप्स जा सकते हैं, हम उनको फोकस करके चल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इसको हम लोग, अभी गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत चल रही थी लास्ट टाइम, तो हमने उनको प्रपोज़ किया था अगर गवर्नमेंट इस पर इनिशिएटिव लेती है तो हम लोग उनके साथ मिल करके यहाँ झारखंड में कुछ जगहों पे इसको पहले स्टार्ट करेंगे। और गवर्नमेंट का जो पोर्टल है झारखंड पर्यटन का, उस पर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि एक लिंक हमारा भी रहे इको टूरिज़म के नाम से, जहाँ के थ्रू अगर कोई इको टूरिज़म के लिए जाना चाहता है तो उस लिंक के थ्रू हमारे वेबसाइट पे आकर के बुकिंग करके वहाँ पे जा करके वो स्टे कर सकता है। रवि जी, हम आपसे जानेंगे कि राइट फ्रॉम स्क्रैच जी से लेकर अब तक कि आपका सफ़र, जो एंटरप्रेन्योरशिप का सफ़र था, वो किस प्रकार से रहा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इससे पहले स्टार्टअप की जर्नी को शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे? स्टार्टअप की जर्नी को शुरू करने से पहले मैं नौकरी कर रहा था। एक पढ़ाई किस स्ट्रीम में हुई आपकी? पढ़ाई आर्ट्स के स्ट्रीम में हुई है। मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हूँ, मगध यूनिवर्सिटी, बोधगया, बिहार से। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करने के बाद फिर कहाँ, कैसे, किस तरह से सफ़र मोड़ लिया और माइंड में क्या आया? जी, पॉलिटिकल साइंस में मैंने पढ़ाई जब करी थी, वो मेरा ग्रेजुएशन 2015 में मैंने कंप्लीट किया था। उससे पहले मैं 2004 से
सेल्स और मार्केटिंग में काम कर रहा था। पहले केंट आरओ वाटर प्यूरिफायर के लिए किया था, जो कि मेरा बेस रहा है। आज भी मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि अगर आज मुझे रिजेक्शन झेलने की जो इतनी क्षमता है मेरे अंदर बिल्ड हुई है, तो वो मेरे मुंह पे जो दरवाज़ा बंद होता था उसकी वजह से हुई तो है। केंट आरओ प्यूरिफायर में आप एज अ सेल्स पर्सन काम जी, करते थे, दरवाजे डोर टू डोर मार्केटिंग का काम करते थे। जी जी, इसमें करीब 1 साल काम किया था। तो 1 साल कई बार आपने रिजेक्शंस फेस किए, फेस पे आपके दरवाजे बंद होते रहे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये होता है ये लेकिन आपको एक मेरे लिए वो आज के डेट में अगर मैं उसको देखता हूँ तो मेरे लिए वो मेरा संबल है, ताकत है मेरी। आप कहीं भी किसी भी जगह, चूंकि स्टार्टअप इंडस्ट्री में ये अक्सर होता है। पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने के बाद आपके मन में कुछ ऐसा नहीं आया कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें, या फिर कोई कॉर्पोरेट जॉब कर ले, या फिर कहीं नौकरी कर ले? क्या ऐसा आया कि आपने सेल्स का काम चुना? ये सेल्स का काम मैं ग्रेजुएशन करने से पहले से ही कर रहा था। मैं मेरी पढ़ाई और ये पढ़ाई और ये चीज़ें साथ में चल रही थी। अच्छा, तो वो ग्रेजुएशन के बाद भी कंटिन्यूड रहा? हाँ, कंटिन्यू रहा। मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली उसके बाद। एक चेन्नई बेस्ड स्कूल ईआरपी कंपनी है, पेरेंट्स अलार्म उस समय नाम हुआ करता था। केंट आरओ सेल्स पर्सन का काम करने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली? हाँ, केंट आरओ के बाद मैंने कुछ साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया, महिंद्रा के साथ काम किया। एज क्या? डीलरशिप में, मतलब एज अ मैनेजर कहीं कहीं पे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे उसके, लेकिन सेल्स था ही, कोर सेल्स ही था मेरा। मतलब एज अ डीलर आपने काम किया? हाँ, डीलर के यहाँ काम किया। ऑटोमोबाइल्स? जी जी। डीलर के यहाँ या एज खुद डीलर? नहीं, डीलर के यहाँ। ओके जी, डीलर के यहाँ एज अ मैनेजर मैंने काम किया। कितने सालों तक? मैम मैंने 2017 तक किया ये। 2017 जी। मतलब कितने सालों तक? ये केंट आरओ का जॉब छोड़ने के केंट आरओ का जॉब छोड़ने के बाद मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में करीब 12 साल रहा हूँ। 12 साल? जी। तो 12 साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में रहने के बाद फिर कैसे रुख हुआ कि आप एक अलग अपनी यात्रा शुरू करें, या फिर क्या माइंड में आया कि आपने फिर उधर से अपना रुख इधर किया? मेरी यात्रा वहाँ भी शुरू नहीं हुई है मैम। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब मैं काम कर रहा था उसी समय एक चेन्नई बेस्ड आईटी कंपनी है, उन्होंने सेल्स के लिए मुझे अप्रोच किया। उन्हें मेरा प्रपोजल अच्छा लगा, मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन की। उनके ज्वाइन करने के बाद चीज़ें बदली वहाँ से। मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि ये सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा है। तो चेन्नई बेस्ड कंपनी में आपने एज क्या ज्वाइन किया? एज अ सेल्स मैनेजर। एज अ सेल्स मैनेजर। कितने सालों तक काम किया आपने वहाँ? उनके साथ मैंने 2.5 साल काम किया था तकरीबन। तो फिर वहाँ काम करने के बाद क्या ऐसा उनके काम करने के दौरान ही, उसी समय जब मैं काम कर रहा था, तो मेरा प्रमोशन हुआ था। वहाँ से मैं झारखंड आया था, मैं बिहार में उनके लिए काम कर रहा था। प्रमोशन होने के बाद जब मैं झारखंड आया, तो झारखंड में एक चीज़, जिस समय मैं शिफ्ट हो रहा था ना, उस समय मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी। वो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे अपने घर का सारा चीज़ जो शिफ्ट करना था, उसके शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो सब अरेंज करने में प्रॉब्लम हुई थी। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, ये सब शुरू हुई प्रॉब्लम से जो आपने खुद फेस की? खुद फेस की मैम उसको। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, उस समय चूँकि मैं यहाँ के लिए नया था, उस समय शिफ्ट जब हो रहा था, तो मुझे खुद ज़रूरत पड़ी उसकी, लेकिन मुझे वो सही समय पे मिल नहीं पाया। मुझे जब वो मार्केट से अलग अलग लोगों से कांटेक्ट लेकर के करना पड़ा, वो भी अपने हिसाब से अपने टाइम से आया करते थे। तो मेरे दिमाग में उस समय क्लिक किया था कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। फॉर्म देने का भी सोचा? उस समय सोचा नहीं था। उस समय मैंने सिर्फ ये देखा कि ये प्रॉब्लम है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज वे में कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर कैसे आपकी स्टार्टअप यात्रा शुरू हुई? कैसे माइंड में आया कि खुद का कुछ करना है? कैसे आपने कंपनी फॉर्मेशन की तरफ कदम आगे बढ़ाया? उसके बाद मेरे एक दोस्त है, मैंने उनसे विचार विमर्श किया और मैंने उनको प्रपोज किया कि इस तरह की प्रॉब्लम है सोसाइटी में, तो हम लोग ऐसा शुरू कर सकते हैं कि एक जगह लेते हैं, वहाँ पे 10 लोगों को हायर करते हैं, और जो अपना मोहल्ला है या अपना एरिया जो है, उस एरिया में इनको भेजते हैं। सबके यहाँ पहले मार्केटिंग कर लेंगे, मार्केटिंग के बाद वहाँ से जो क्वेरीज आएंगी उसके हिसाब से इनको भेजेंगे, और ये चीज़ें करेंगे हम लोग। रिस्पॉन्स अच्छा था। उसी समय झारखंड में स्टार्टअप यात्रा करके एक इवेंट हुआ था। ये 2018 की बात है। उस समय रघुवर दास जी की सरकार थी। उस स्टार्टअप यात्रा में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों को भी पता चला, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर्स लगे हुए थे, हम लोग भी गए उसमें। मैंने पिच किया। आपने क्या पिच किया? यही आइडिया पिच किया, स्टार्टअप यात्रा में पिच किया? जी जी। और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। करीब वहाँ से हम लोग, रिकॉग्निशन के बाद आपको क्या फायदे या क्या सहयोग मिले उस स्टार्टअप यात्रा? ये फर्स्ट रिकॉग्निशन था। सिर्फ ये कि हाँ, आप
मतलब बस आगे recognition आगे चाहिए। आगे जा सकते हो। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस इसका जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड होती है। वो सारे स्टार्टअप की को इवेल्युएट करती है, उनकी स्क्रूटनी करती है, उनके पिचिंग के बाद 3 टाइम पिचिंग होती है इसकी मैम। तो 3 टाइम पिचिंग के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद हमारी जो स्कीम थी या जो गवर्नमेंट की स्कीम थी उसमें पॉलिसी जो थी उसमें था कि अप टू 10 लाख रुपीस सारे स्टार्टअप को एज अ ग्रांट दिया जाएगा और बाकी कुछ 7,500 रुपये के आसपास पर मंथ का उनको एक पारिश्रमिक के तौर पे कहिए, एक्सपेंसेस के तौर एक्सपेंसेस नहीं कह सकते उसको, वो दिया जाएगा। ये सारी चीजें तो उस समय आपकी कंपनी फॉर्म हो चुकी थी? नहीं, उस समय कंपनी फॉर्म नहीं की थी। बस आपने जब just ये idea सारी से चीज शुरुआत जी की। आइडिया जब सिलेक्ट हुआ मेरा, रिकॉग्निशन मिल गया मुझे, तब मैंने उसको एक पार्टनरशिप फर्म हमने स्टार्ट किया, लीगल पार्टनरशिप फर्म। और उसके बाद उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने कंप्लीट कराया, उसका एमएसएमई लिया, स्टार्टअप इंडिया का सबसे पहले सर्टिफिकेट लिया। लीगल पार्टनरशिप फॉर्म शुरुआत किया, जी खोला। जी। तो उसके लिए आपने क्या प्रोसेसेस अपनाए, कैसे आपने इनिशिएट किया और कैसे माइंड में आया कि लीगल पार्टनरशिप फर्म ही खोलना है, या किसी का मेंटरशिप था? नहीं, उस समय मेंटरशिप नहीं था। मैंने 2-3 लोगों से बात की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में हमें ये पता था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और न सिर्फ प्रोसेस होते हैं, उसमें खर्च भी बहुत आता है और लीगलिटीज़ बहुत होती हैं। तो इसमें क्या फ़ायदे आपको दिखे कि आपने पार्टनरशिप फर्म को चुना? पार्टनरशिप फर्म में हमें सिर्फ ये फ़ायदा था कि वो लीगलिटीज़ नहीं थी और हम एकदम बिल्कुल नए थे उस समय, हम दोनों ही पार्टनर तो जो क्या थे। प्रोसेस आपने अपनाया पार्टनरशिप फर्म को खोलने के लिए? उसके बाद मैंने उसको गूगल किया, उसके बाद वो चीज़ें निकाली कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद रेडी किए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, कैसे कैसे आपने रेडी किया? दोनों पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, केवाईसी होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए। फिर एक जहाँ पे आपका एड्रेस है ऑफिस का, उस एड्रेस का लोकल एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। वो सारी चीज़ ले करके आपको जमा करना होता है। एक निबंधन कार्यालय होता है वहाँ पे, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो सारा चीज़ निबंधन कार्यालय को जमा होता है, निबंधन कार्यालय उसको देखता है, इवेलुएट करता है, उसके बाद उसको अप्रूव करता है। तो वो एक रजिस्टर्ड संस्था हो जाती है। मतलब आपकी पार्टनरशिप अप्रूव हो गया और उसके बाद आपकी पार्टनरशिप फॉर्म एक रजिस्टर्ड होगी। जी जी। उसके बाद के आपके क्या स्टेप्स रहे थे आगे? उसके बाद हम लोगों ने स्टार्टअप इंडिया के लिए अप्लाई किया। स्टार्टअप इंडिया से किस रिकॉग्निशन तरह मिला। से अप्लाई किया उस समय आपने? मैम उस समय भी मैंने सारी चीज़ें जो सीखी हैं खुद से सीखी हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत अंदर से कीड़ा है। हम लोग ये अक्सर बात करते हैं कि स्टार्टअप्स जो होते हैं वो एक डिफरेंट ब्रीड होते हैं। नहीं, हम आपकी जर्नी के ही बारे जी, में जी, धीरे जी। धीरे जानना चाह रहे हैं कि कैसे आपने फिर पार्टनरशिप फॉर्म से स्टार्टअप की तरफ उसको फॉर्म दिया। इनके रिकॉग्निशन के बाद जब हमने कंपनी वो पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया, उसके बाद स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई किया। उसके सारे फॉर्म, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार किए, खुद से उसको भरा। उसके बाद वहाँ से रिकॉग्निशन मिला हमें। एमएसएमई उद्योग आधार उस समय हुआ करता था, अभी उसको उद्यम आधार कर दिया गया है। उसके लिए अप्लाई किया हमने, वो भी हमारा हुआ। फिर कैसे हमने आपने ऑनलाइन अप्लाई किया या? ऑनलाइन अप्लाई किया मैम, सारा चीज़ ऑनलाइन ही किया। फिर कंपनी का अकाउंट भी ओपन करवाया हमने। ये सारी चीज़ें उसके होने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे। एमएसएमई में अप्लाई करने का क्या विजन रहा था? एमएसएमई में अप्लाई करने का विज़न ये है कि अगर आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में सिलेक्शन होता है तो कुछ उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस में लोन वगैरह लेना आसान हो जाता है। क्योंकि हमारे पास उतने फंड्स नहीं थे, हमारे अपने पैसे जो थे वो ऑलरेडी हम लगा चुके थे। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड्स आएंगे या फिर हम लोग बाहर कहीं लोन पे लेंगे। लेकिन दोनों ही चीज़ें फंस रही थी। उस समय गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी स्कीम स्टार्टअप्स के लिए, एमएसएमई के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं थी जिसमें आपके पास अगर कुछ रखने के लिए, मतलब जैसे होता है ना कि अगर आप कहीं पे लोन लेने जाते हैं तो आपको कुछ उसके एवज में दिखाना पड़ता है। थोड़ी सी टेक्निकलिटी हम आपसे जानना चाहेंगे कि एमएसएमई में जब आप स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन के बाद एमएसएमई में आप गए तो किस तरह की टेक्निकलिटीज आपको फेस करनी पड़ी और कैसे आपको अप्रूवल मिला अपने स्टार्टअप के लिए? एमएसएमई का अप्रूवल मिलने में परेशानी नहीं होती है। एमएसएमई का अप्रूवल आपको ऑनलाइन है सारा कुछ। थोड़ी सी टेक्निकलिटी हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम वो आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो पार्टनरशिप फर्म है, जो आपका पैन कार्ड होता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो पैन कार्ड आता है, वो पैन कार्ड और रेंट एग्रीमेंट वगैरह सारा कुछ जब आप उस पर सबमिट करते हैं तो उसके बाद वो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद उसको अप्रूव कर देते हैं। झारखंड में एक नियम अभी भी है शायद
कि यहाँ होने के बाद भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे होने के बाद भी आपको डीआईसी से अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जब वहाँ पे सेंटर पे अप्रूवल मिल ही चुका है तो उसको डीआईसी पे लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। एनीवे, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है। अप्रूवल अपनी स्टार्टअप का कराया है? नहीं, उस समय नहीं करवाया था। ओके, और इसके क्या स्टेप्स होते हैं? डीआईसी अप्रूवल के लिए मैम आपको उस डिपार्टमेंट को स्पेशली जाकर के विजिट करना होता है, वहाँ जो लोग होते हैं उनको मिलना होता है और उसको अप्रूवल वहाँ से करवाना होता है। एक प्रोसेस ये है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फंडिंग्स आपने कहाँ से एकोमोडेट की हैं? किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, फाइनेंसेस की आवश्यकता होती है, तो फंड्स आपको कहाँ से मिले हैं, कहाँ आपने अप्रोच किया? शुरुआती दौर में हमारे पास जो अपने फंड्स थे, करीब 7 लाख रुपए हमने अपने लगाए थे, दोनों पार्टनर्स ने मिल करके। वही हमारा अपना फंड था। उसके बाद मतलब उसको बूटस्ट्रैप बोलते हैं। जिस समय आप अपना अगर पैसा लगाते हैं, आप अपने दोस्त रिश्तेदार से लेकर के करते हैं, तो उसको बूटस्ट्रैप बोलते हैं। हमने बूटस्ट्रैप करके कंपनी स्टार्ट की थी और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इधर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सपोर्ट मिला और गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग में नहीं भी सपोर्ट मिले तो कम से कम हैंड होल्डिंग में सपोर्ट मिले। तो मतलब हमें कम से क्या सपोर्ट मिल चुका है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, या आपके क्या प्रयास रहे हैं गवर्नमेंट से सपोर्ट लेने के लिए? मैम, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी उस समय, और लकीली उस समय गवर्नमेंट चेंज हुई थी, फिर कोविड आया था, इसकी वजह से सारी चीज़ें बिखर गई। उस समय हुआ कुछ नहीं था, वो पॉलिसी वैसी की वैसी रह गई, किसी को उसका फ़ायदा नहीं मिला। करीब 17 स्टार्टअप, 107 स्टार्टअप का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से 17 स्टार्टअप को फर्स्ट ट्रांच रिलीज़ किया गया था। फर्स्ट ट्रांच का मतलब कि अगर मान लीजिए किसी का 10 लाख सैंक्शन हुआ है तो उसको 2.5 लाख रुपये पहले के मिले, उसके बाद बाकी का कुछ अता पता नहीं है अभी तक। अभी अगर हम बात करें आपके बारे में या आपकी कंपनी के बारे में जी, तो इस माध्यम से क्या कुछ फंड्स रेज करने के आपके प्रयास हैं फिलहाल? उस समय हमें जानकारी भी नहीं थी कि फ़ंड्स कैसे रेज किए जाते हैं, हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, हमें ये सब चीज़ बताया भी नहीं गया था। बहुत सारी चीज़ें हमने खुद से करके सीखी। धीरे धीरे जब लोगों से मिलने लगे, इवेंट्स में जाने लगे, पार्टिसिपेट हम लोग करने लगे, तो हम लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, इस तरह से भी एक चीज़ होती है। और उस समय इकोसिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ था, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने बैंक को अप्रोच किया। बैंक को अप्रोच करने के बाद बैंक की तरफ से सीधा यही जवाब आता था कि आपका या तो 6 महीने पुराना होना चाहिए या फिर रेवेन्यू जनरेट करने वाला कंपनी होना चाहिए। मतलब अभी तक फंडिंग वैसी कोई रेज नहीं हो पाई है? नहीं, आज तक वो कंपनी में कोई फंडिंग रेज नहीं किया मैंने। वो बूटस्ट्रैप रही, पेपर में, फाइल में अभी भी वो जिंदा है, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा अब। झारखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया जाना चाहिए और आपके इसमें क्या प्रयास हो रहे हैं? झारखंड इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक सही नीति की ज़रूरत है, और जो लोग काबिल हैं इस क्षेत्र में उनके सहयोग और साथ की ज़रूरत है। जैसे मैं अभी पिछले 2 सालों से उड़ीसा चला गया था, तो उड़ीसा से आने के बाद वहाँ का जो इकोसिस्टम मैंने देखा, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है, कहीं पे भी कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से सारी चीज़ें अपने हाथ से नहीं करता। वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ की जो संस्थाएं होती हैं, वो उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करती है और उस चीज़ को आगे की तरफ ले जाती है। जैसे वहाँ के अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें तो करीब 17 इंक्यूबेशन सेंटर हैं पूरे उड़ीसा में। तो आपके प्रयास क्या रह रहे हैं झारखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए? स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो है, जो मैं अपने स्तर पे कर रहा हूँ, वह है कि मैं यहाँ पे एक कैंपेन, इस तरह के ड्राइव की बात कर रहा हूँ, कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए अभी तक आपके क्या प्रयास रहे हैं? क्या किया है आपने? कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ टाई अप्स, क्या क्या आपके प्रयास रहे हैं और कितने सफल हो पाए हैं अभी तक? अभी तक 3 यूनिवर्सिटी को हमने अप्रोच किया है। रांची यूनिवर्सिटी के जो हमारे वीसी सर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से अप्रूवल भी मिला हुआ है। उनके यहाँ एक कमेटी बनने वाली है, स्टार्टअप कमेटी, वो स्पेशल इसके लिए काम करेगी। फिर हम लोगों ने एआईसी से बात करी थी। एआईसी नीति आयोग का एक सेंटर प्रोवाइड करता है, अटल इनोवेशन सेंटर। तो नीति आयोग से बात करने के बाद ये पता चला कि उनके अभी एप्लीकेशन जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। तो अब जब नया ओपन होगा तो उस समय एआईसी का आएगा। उससे पहले हम लोग 1-2 जगह जो एआईसी ऑलरेडी जिनके पास है पहले से बना हुआ, हम लोग उनको यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सभी प्रयासों का अगर हम देखें कि एक फीडबैक या एक आउटपुट क्या निकल कर आने वाला है या क्या निकल कर आएगा?
अभी गवर्नमेंट इस पे काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, साथ ही साथ यहाँ पे जो इंक्यूबेशन लोग सेंटर्स हों या फिर कोई अदर फाइनेंसेस हों फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स, उसके बारे में। सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर हो। इंक्यूबेशन सेंटर आएंगे, फाइनेंस अपने आप आएगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आएगा, अवेयरनेस आएगी, लोगों के बीच उसके बारे में जानकारी बढ़ेगी, और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर इंक्यूबेशन सेंटर से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं तो आपके प्रयास हैं कि आप झारखंड में इंक्यूबेशन सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा ला पाऊँ। रवि जी, कई बार लोग होते हैं या हमारे नव युवा लोग भी होते हैं जिनके माइंड में आइडियाज चल रहे होते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एक सही फॉर्मेट दे पाना उनसे नहीं हो पाता। तो उनके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? सिंपल है, आप जो करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको उसको करने के लिए आपके अंदर जिल होना चाहिए, आपके अंदर ना हार मानने वाली कला होनी चाहिए। आपने तो राइट फ्रॉम स्क्रैच से लेकर अभी तक का सफर तय किया है, तो क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए? इसमें सबसे पहला चीज़, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपके आइडिया पे आपको विश्वास होना चाहिए, और आप उसको कैसे अलग करके लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। चीज़ें, समस्याएं जो हैं वो सामने हमारे होती हैं, हम उस समस्या को, उसका समस्या का समाधान किस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है कि हम कितना आगे तक जाएंगे। रवि जी, अगर हम बात करें आपके स्टार्टअप के रेवेन्यू जनरेशन मॉडल की, वाओ जिंदगी, तो आप इससे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं? संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे। संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ, एक गांव, एक घर में एक कमरे का एक दिन का रेंट हम लोग 500 रुपये चार्ज करते हैं, और 3 टाइम के खाने का चार्ज 150 रुपये, यानी कि टोटल 950 रुपया चार्ज होता है। 699 रुपया ऑप्शनल है अगर वो गाइड लेते हैं तो, या लोकल वहाँ का कुछ कल्चर या कुछ भी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओवरऑल मिला करके 1598 रुपये का एक दिन का चार्ज आता है। ये गांव वालों के साथ कैसे शेयर होता है? गांव वालों को उसका, हमारे पास उस 450 रुपये का 199 रुपीज़ हमारे पास आता है, बाकी का पैसा उनको जाता है, और रूम का 199 हमारे पास आता है, बाकी का पैसा उनके पास जाता है। रवि जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। धन्यवाद।